Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. Today we are going to learn about IELTS writing marking scheme. तो IELTS writing की जो मार्किंग स्कीम है उसका क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे एग्जामिनर्स जो हैं वो असेस करते हैं आपकी राइटिंग को. सो लेट्स स्टार्ट. IELTS writing task 1 and task 2 scores are calculated using 4 criteria, right? So there are 4 criteria on depending on which your IELTS scores are assessed. First criteria is task achievement, which is also known as task response. Its short name is TA, right? It means how well you answer the question. जो आपको टास्क दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे कि कोई भी दो चीजें दी होती है समटाइम्स के, एक चीज पॉजिटिव होती है, दूसरी चीज उसके ऑपोजिट होती है, तो टू डिबेट्स होते हैं, राइट? तो बाद में लिखा होता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो उसमें आपका टास्क रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट्स को आप इक्वली डिस्क्राइब कीजिए, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए पैराग्राफ्स में, राइट? तो उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए, ठीक है? तो अगर आप कोई भी पार्ट को, एलिमेंट को मिस करते हो स्टेटमेंट के, तो वो उसमें आपके जो टास्क अचीवमेंट है उसके मार्क्स कट जाते हैं, राइट? टू इंक्रीज योर स्कोर फॉर TA, what you have to do is first present the information accurately. जो इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको एक्यूरेटली प्रेजेंट कीजिए, राइट? आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क. जो भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी आपको स्टेटमेंट मिली है, उस स्टेटमेंट के सभी पार्ट्स को आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए अपने आंसर में. किसी भी पार्ट को अगर आप छोड़ोगे या मिस कर दोगे तो उस आपके जो टास्क अचीवमेंट के मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे उसमें, राइट? नेक्स्ट क्या है? हाईलाइट की फीचर्स एंड सपोर्ट डिटेल विद डेटा. जो एकेडमिक टास्क 1 होता है जिसमें ग्राफ दिया होता है, ठीक है, कोई भी यहाँ कोई पिक्चर दिखाई होती है और उसमें कुछ फिगर्स होती हैं, जैसे कि डेटा बताया होता है इतनी परसेंटेजेस ये हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है, कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो उनको भी आप उस जो वहाँ पे बताया हुआ है, अगर वहाँ पे बताया है कि इतने परसेंटेजेस ऑफ फीमेल ये चीज़ को यूज़ करती हैं, इतने परसेंटेजेस ऑफ मेल इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो आपको वही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी होगी. उसमें आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आप चेंज कर दोगे, कुछ गलती से भी कर दिया, तो उसमें टास्क के अचीवमेंट के मार्क्स कम हो जाएंगे. गिव अ क्लियर पोजीशन. इसका मतलब क्या है कि जो भी पोजीशन आप लेके चल रहे हो, जैसे आपको स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये चीज़ पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, या कोई बेनिफिट्स हैं या इसके आप कहते हो कि इसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं कोई चीज़ के. तो अगर आप जो भी चीज़ आप लेके चल रहे हो कि आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैं इस चीज़ को ये चीज़ के साथ हूँ, ठीक है, आप जिस पोजीशनिंग के साथ हो उसको स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टिल एंड कंक्लूजन तक आपको सेम मेंटेन रखनी है पोजीशन, ठीक है? गिव अ क्लियर पोजीशन. मेक द पोजीशन क्लियर इन द इंट्रोडक्शन एंड मेंटेन इट टिल द एंड और कंक्लूजन. तो ये कहाँ पे होता है, ये क्लियर पोजीशनिंग जो रखनी है, ये टास्क 2 में भी होता है, और टास्क 2 इज वो दोनों के लिए सेम ऐसे होता है. एकेडमिक के लिए भी ऐसे होता है टास्क 2 में, और जनरल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है. तो आपको जो पोजीशनिंग है वो मेंटेन रखनी है. और जनरल ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो टास्क 1 होते हैं, लेटर में भी उनको एक पोजीशनिंग रखनी होती है, वो सेम रखनी होती है, उसको चेंज नहीं करना. टिल एंड तक वो सेम रखोगे आप, अदरवाइज आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाओगे तो वहाँ पे आपकी टास्क अचीवमेंट के मार्क्स कट होंगे. तो ये चीज़, जो पॉइंट्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये अंडर किसके आते हैं? टास्क अचीवमेंट के. नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है कोहेरेंस एंड कोहेजन. इट मीन्स हाउ वेल इज योर टेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड. जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है, जो एक पैराग्राफिंग जो आपने बनाई है, वो कितने अच्छे वेल मैनर्ड तरीके से आपने की है, वो ये चीज़ इसमें कंसिडर होता है. तो CC के जो स्कोर है वो किस बेस पे लगता है? अगर आपने इसको इंक्रीज करना है तो किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा? फर्स्ट, मैनेज पैराग्राफिंग. तो आपको पैराग्राफ को इस तरीके से मैनेज करना होगा कि आपका जो पॉइंट्स है आपके सारे पैराग्राफ्स में कवर होने चाहिए, ठीक है? अगर टास्क अचीवमेंट में अगर आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है वो 2 पैराग्राफ्स में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो 2 पैराग्राफ्स रखो.
अगर आपको लगता है कि इस स्टेटमेंट को मुझे और वेटेज देने के लिए, जैसे आप पॉजिटिव पॉइंट्स, जैसे एग्री डिसएग्री पूछा होता है, वहां पे आपको उस चीज के साथ एग्री करते हो तो आपको पॉइंट्स ज्यादा बताने होंगे, तब आप 3 पैराग्राफ्स भी लिख सकते हो हर एक पॉइंट के लिए। तो किस तरीके से आप मैनेज करते हो पैराग्राफिंग को, वो इसमें कंसिडर होता है कोहेजन एंड कोहेरेंस में, राइट। आगे देखिए, मेक श्योर दैट ईच पैराग्राफ हैज अ सेंट्रल आइडिया। जो भी पैराग्राफ बना रहे हो उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आप उसके एक सेंट्रल आइडिया लिखोगे, उसको हम मेन आइडिया भी कह सकते हैं, और उनके बाद उनको फॉलो करते हुए एक सपोर्टिंग आइडियाज डालेंगे कि वो उस चीज को हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मेन पॉइंट है, सेंट्रल आइडिया है, या कोई मेन फैक्टर है जो हमें लगता है कि ये चीज का अफेक्ट हो रहा है उस चीज के ऊपर, मेन फैक्टर है जो, उसके अंदर हम सपोर्टिंग आइडियाज डालेंगे और उसके बाद एग्जांपल देंगे, ठीक है। मेक श्योर दैट ईच पैराग्राफ हैज अ सेंट्रल आइडिया। चूज मेन फैक्टर, एक मेन फैक्टर चूज करो जो आपको लगता है कि किसी चीज के बेनिफिट्स बता रहे हो, तो उसका जो मेन बेनिफिट है वो पहले लिख दिया उस पैराग्राफ में, फिर उस बेनिफिट के जो उसके साथ रिलेटिंग सपोर्टिंग आइडियाज या स्टेटमेंट्स आप लिखोगे, जो कि 2 या 3 सेंटेंसेस में आना चाहिए जो सपोर्टिंग आइडियाज है। उसके बाद एक एग्जांपल दो, ठीक है। तो आपकी 11 to 12 जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो बननी चाहिए एक पैराग्राफ में, 11 से 12, हद आप 13 तक लेके जा सकते हो, इससे ज्यादा सेंटेंसेस मत बनाइए, अदरवाइज आपका जो वर्ड लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपकी एरर का चांसेस बढ़ जाएंगे, उतनी मिस्टेक्स निकलेंगी, ठीक है। तो इस चीज से आप थोड़ा सा परहेज कीजिए कि जो वर्ड लिमिट 250 होती है उसको उसके नजदीक ही रखिए, 250 से 260-65 तक लेके जाइए, उससे ज्यादा मत खींचे ऐसे को, अदरवाइज आपको ही उसके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो आपके कट सकते हैं। वो क्यों कट सकते हैं? क्योंकि उतनी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी निकल सकते हैं, उतनी ज्यादा आपके कोई लिंकिंग वर्ड्स गलत यूज कर लिया हो तो, ठीक है ना, उतनी मिस्टेक्स भी निकलेंगी जितना हम ज्यादा लिखेंगे। तो कम से कम लिखने की कोशिश कीजिए। अगर 250 वर्ड्स है तो उसके नजदीक ही रखिए अपने वर्ड्स को, हद 5-10 वर्ड्स ज्यादा लिख सकते हैं, उससे ज्यादा मत लिखिए, अदरवाइज पेनल्टी पड़ेगी। कम भी पड़ती है तो उससे ओवर लिखते हो तो भी पड़ती है। यूज लिंकिंग वर्ड्स एंड कोहेसिव डिवाइसेस। तो लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारी जो लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है ना राइटिंग का, वो टूटने नहीं देते। क्या अगर मैं बोल रही हूँ कि आपने मेरे से बेनिफिट्स पूछे तो मैं बोलूंगी फर्स्टली द बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग इज दैट, एंड इन एडिशन टू दिस ये, और सेकेंडली ये, ऐसे करके आप यूज कर सकते हो ना। तो वो लिंकेज जो है, लिंकिंग वर्ड्स जो है वो सेंटेंसेस को कनेक्शन देते हैं और एक प्रोग्रेशन जो लॉजिकल रहता है। एग्जामिनर का जो है वो जो पढ़ने का एक लॉजिकल प्रोग्रेशन वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो इन लिंकिंग वर्ड्स को भी बड़े ध्यान से यूज करना है, ऐसे कुछ भी नहीं यूज कर लेना। अगर मोर ओवर लिख दिया, इन एडिशन लिख दिया, उनके भी तरीके होते हैं कि कब कौन सा यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज लेक्सिकल रिसोर्स। तो लेक्सिकल रिसोर्स क्या है? इट मीन्स हाउ गुड इज योर वोकेबलरी। जो आप वोकेबलरी यूज कर रहे हो वो कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज के कितने बैंड वो आएंगे। अब इसमें क्या आता है? टू इंक्रीज योर स्कोर फॉर LR यूज अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी। ज्यादा वोकेबलरी यूज कीजिए। रेंज का मतलब क्या है यहाँ पे? यू मस्ट नो सिनोनिम्स टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। एक ही वर्ड को अगर वो आपको लगता है बड़ा यूनिक वर्ड सा, मतलब आप यूज कर रहे हो, अनकॉमन वर्ड यूज कर रहे हो, बट अगर उसको बार बार रिपीट कर रहे हो तो फिर वो रेपिटेशन होगी, तो एग्जामिनर बोर हो जाएगा कि वही वर्ड्स ये यूज कर रहा है। तो रेपिटेशन के भी मार्क्स कटते हैं, तो इसलिए आपको सिनोनिम्स पता होने चाहिए। इसको ही बोलते हैं वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज कीजिए। नेक्स्ट क्या है? यूज लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स। वही है, यूनिक वर्ड्स यूज कीजिए, अनकॉमन वर्ड्स यूज कीजिए, बट उसके साथ आपके पास वाइड वैरायटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं वही चीज को बार बार यही चीज आगे पेश कर रहे हो उनके, तो वो मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड एरर्स इन स्पेलिंग एंड वर्ड फॉर्मेशन। तो आपकी जो वर्ड फॉर्मेशन है वो भी सही होनी चाहिए, और स्पेलिंग, वर्ड तो बड़ा ऐसे लिख दिया, ऐसे एकदम से लग रहा है उसको एग्जामिनर को उसने तो सुना ही नहीं था, बट स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो वो भी चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी।
GRA. It means how good is your grammar. तो आप कम से कम ग्रामर में मिस्टेक कीजिए तो इसमें आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं. To increase your score for GRA, use a wide range of grammatical structures and tenses. तो grammatical structures क्या होते हैं, इसमें wide range क्या होगी. देखिए, हम जानते हैं जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, राइट. तो इसमें हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ज़्यादा यूज करने की कोशिश करनी है, उनमें वैरायटी यूज करनी है, ठीक है. अपनी ग्रामर दिखानी है कि हमें हर तरह का टेंस भी पता है, हम हर तरह का टेंस को भी यूज कर सकते हैं और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकती हूँ और बड़े एरर फ्री बना सकती हूँ, तो उसके आपके मार्क्स लगेंगे. हेयर इसको इलेबोरेट कर रही हूँ मैं इस पॉइंट को. हेयर आई वुड लाइक टू ऐड that you must use complex sentences. For example, despite claims that ready meals are time and effort saving, facts show that fresh food is more beneficial for health. तो यहाँ पे ये कौन सी स्ट्रक्चर यूज की है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए मैंने. डिस्पाइट क्लेम्स दैट, फिर डैश 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 कुछ भी आ सकता है आपका. फैक्ट्स शो दैट डैश 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 कुछ भी आ सकता है, ठीक है. तो एक साइड आपकी अनसपोर्टिंग होती है, दूसरी सपोर्टिंग होती है, तो आप कंट्रास्ट दिखा रहे हो यहाँ पे. Though it is true that dash 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 कुछ भी ले सकते हो, we should bear in mind that ये चीज ऐसे होती है, ठीक है. चाहे ये चीज ऐसे है पर ये चीज ऐसे भी होती है, ठीक है. तो ये आपकी स्ट्रक्चर को, आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करते हो वो आ गया. नेक्स्ट, मैनेज पंक्चुएशन. जो कॉमा कहाँ पे लगाना है उससे जो सेंटेंस होता है उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. तो पंक्चुएशंस जो है उनको भी अच्छी तरीके से मैनेज करना है. अवॉइड एरर्स इन सेंटेंसेस. जो भी बना रहे हो ऐसे नहीं कोई भी स्ट्रक्चर उठा ली लिख दी पर उसमें एरर कर दी तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. तो अवॉइड एरर्स इन सेंटेंसेस. नेक्स्ट, डू यू नो हाउ एग्जामिनर कैलकुलेट द आइल्स राइटिंग स्कोर. वो तो क्राइटेरियाज हैं, अब कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. लेट्स सी. IELTS writing score calculation. Each of these 4 criteria receives a score from 0 to 9. हमें पता है ये 4 क्राइटेरिया हैं. चारों को जब एग्जामिनर असेस करता है ना तो इनको 9 बैंड में से देता है, 9 पॉइंट में से देता है, ठीक है आपको. आफ्टर दैट एन अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड टू डिटरमिन द टास्क टोटल स्कोर. फिर टोटल स्कोर काउंट होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ टास्क 1 गेट्स फॉलोइंग मार्क्स. जैसे टास्क अचीवमेंट, आपने जो टास्क 1 किया उसमें वो चेक करेंगे कि जो दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है, लेटर में, जैसे लेटर में दिया गया था या ग्राफ है तो ग्राफ में दिया गया था, जो पॉइंट्स दिए गए थे वो आपने कवर किए. किसी को ऐसे तो नहीं किसी पार्ट को आपने छुआ ही नहीं, ठीक है, सारे पार्ट्स कवर करने हैं. टास्क अचीवमेंट के मान लो आपके 6 दिए हैं एग्जामिनर ने. कोहेरेंस एंड कोहेजन के 7.5 दिए हैं. लेक्सिकल रिसोर्स के 7 दिए हैं. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के 7.5 दिए हैं. फिर इन टोटल इन चारों को प्लस करके तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और कितना स्कोर बना इसका 7. तो IELTS राइटिंग टोटल स्कोर 7 बना. तो इस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये काउंट होता है, कैलकुलेशन होती है. नोट दैट राइटिंग टास्क 2 वेट्स 2 टाइम्स मोर देन राइटिंग टास्क 1. तो जब भी आप एग्जाम देते हो राइटिंग का तो पहले टास्क 2 कवर कीजिए, उसके बाद टाइम आप टास्क 1 को दीजिए क्योंकि उसकी वेटेज ज्यादा है. तो टास्क 2 ऐसे जो है वो पहले कीजिए फिर टास्क 1 कीजिए, राइट. आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा ये वीडियो. थैंक यू. कीप वॉचिंग माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज. थैंक यू.